स्क्रीन पे आपकी नजर होनी चाहिए, ठीक है। और जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपको तुरंत आंसर, क्योंकि ये सरल प्रश्न है। तो चलिए आपकी स्लाइड, एक ही कमी से होने वाला नेत्र रोग ज़ीरोऑप्थेल्मिया से बोलते हैं विज्ञान की भाषा में। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। स्थायी अध्यक्ष, टेम्पोरेरी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 4, सिखों के अंतिम गुरु? गलत जवाब। और आपका अंतिम प्रश्न, भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है, किस जगह पर है? गलत जवाब। तो 10 में से 0 पॉइंट है। अच्छा बैठ के बोलो प्लीज। बहुत स्लाइड है, इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है, वेस्ट में? सही जवाब है अरब सागर। 2 नंबर है, जोड़ देना आप। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? राइट आंसर। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? चलो 2 नंबर पक्के हो गए। अभी हमारे ग्रुप से दूसरा कौन है? जो इतना बड़ा हीरो का नाम नाम बताओ बेटा, नाम अपना। तस्वीर है, ये दूसरी तस्वीर है। ये नंबर 2 टाइम 2 होता है। वो जल्दी बोलो। अरे तो बोलो क्या है, बोलो साथ रहे क्या हो? खत्म हो गया। 3 नंबर में से 4 नंबर में से पहली तस्वीर आपकी ये है और ये है दूसरी तस्वीर। 3 नंबर 3 समय शुरू होता है। एक सही सही तस्वीर इधर है, वहां कहां देख रहे हो? उसपे ये सही हो गया। टाइम हो गया। सही जवाब ये है। तस्वीर ये है और दूसरी तस्वीर ये है। पहला है अल्बर्ट आइंस्टाइन, दूसरा है अल्बर्ट आइंस्टाइन। 3 नंबर 4 को 4 नंबर 3 नंबर 5 जोर से दो जवाब। 3 नंबर 5 तैयार है। पहली तस्वीर ये है और दूसरी तस्वीर है ये, पहचानिए। नंबर 5 3 नंबर 5 पहचान भाई क्या? आगे आगे बढ़कर 6 नंबर। कोई भी 1 नंबर
चार नंबर को बोला सर, चार नंबर को चार बोला, ठीक है। 3 नंबर 6 तैयार है, देखना पहली तस्वीर ये है, ये है अभी क्वेश्चन आए नहीं थे, ठीक है। नाम से लगाने टाइम चल रहा है 20 सेकंड का। आदित्य बताओ जल्दी से नंबर कौन है ये? कोई नहीं, चलो ट्रांसफर नंबर 1 बोलो, दूसरे पता नहीं है। ये नंबर 1 को 2 प्लस 4 मेजर ध्यान से, ये 2 नंबर 4, 3 नंबर 4 को 2 बताओ पीछे वालों। अभी आप लोग बहुत चल रहे हैं। कृष्णा सही बोल रहा बोल। हाँ, यहाँ से ऑडियंस बताएंगे। चल खड़ा हो, वो बता कौन सा ही, वो बता, वो बता, जल्दी खड़े हो जाओ, ताली बजाओ इसके लिए। डोनाल्ड ट्रम्प। दूसरे का नाम बताओ, दूसरे कौन है? दूसरा बताओ भाई, ये कौन है? ये महिला कौन है? हाँ, थोड़ा सा लाइट है। हाँ, किसको आता है चाहिए चल चल बता। स्मृति मंदाना। क्रिकेटर है। ये तो मंत्री है इस समय। नहीं बोला किसको आता बताओ। हिंट देनी उनकी नहीं, महाराज बोले आगे बताओ जल्दी से। क्वांटम क्या है तथा यह किस प्रकार कार्य करता है। तो जैसा कि हम सभी लोगों को ज्ञात है कि क्वांटम युग आधुनिक भौतिकी में एक ऐसा काल होता है जहां क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों ने पदार्थ तथा ऊर्जा के व्यवहार को समझने के लिए मौलिक भूमिका निभाई है, खास तौर पर परमाणु तथा उप परमाणु स्तर पर। आइए अब हम जानते हैं कि क्वांटम शब्द की परिभाषा क्या है।
तो क्वांटम किसी भी भौतिक मात्रा की सबसे छोटी इकाई को क्वांटम कहते हैं, जो किसी प्रक्रिया में भाग लेती है तथा यह ऊर्जा की एक इकाई होती है। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे कि फोटोन। आइए अब हम क्वांटम से जुड़े एक बहुत ही मुख्य प्रमुख के बारे में बात करते हैं, जो कि है क्वांटम सुपरपोजिशन। क्वांटम सुपरपोजिशन में कण एक ही समय में दो जगहों पर हो सकते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए भी हो सकते हैं तथा कण एक दूसरे को प्रभावित भी कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि क्वांटम युग की शुरुआत कब हुई। तो क्वांटम युग की शुरुआत 20वीं सदी की शुरुआत में हुई थी, जब वैज्ञानिकों ने पदार्थ तथा ऊर्जा के व्यवहार को समझने के लिए परमाणु तथा उप परमाणु स्तर पर क्वांटम यांत्रिकी के नियमों की खोज की थी। तो अब हम जानते हैं कि क्वांटम यांत्रिकी क्या है। क्वांटम यांत्रिकी को हम साधारण सी और आसान सी भाषा में समझ सकते हैं, पदार्थ तथा ऊर्जा। आइए एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहाँ भौतिकी के नियम लागू नहीं होते, जहाँ एक ऐसी हकीकत बनती है जो कहानियों से भी कहीं ज्यादा अजीब होती है, जहाँ कण एक ही समय में दो जगहों पर हो सकते हैं तथा जहाँ हकीकत संभावनाओं से चलती है, निश्चितताओं से नहीं। यही होती है क्वांटम की दुनिया। तो क्वांटम की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। क्वांटम की दुनिया में क्वांटम पदार्थ तथा ऊर्जा के मूल को खोजती है, जो ब्रह्मांड के मूलभूत घटकों को समझता है। क्वांटम एक कोई ऐसा विषय नहीं है जो प्रयोगशालाओं तथा किताबों तक ही सीमित रहता है, बल्कि एक ऐसा विषय है जिस पर हमारी पूरी दुनिया टिकी हुई है। और अगर साहित्य यहाँ ना होता तो हमारी दुनिया बहुत पिछड़ी होती, क्योंकि हमारे उपयोग में लाए जाने वाले मोबाइल फोन, सीडी प्लेयर, कंप्यूटर, माइक्रोफोन जैसी अनगिनत तकनीकों के पीछे की शक्ति क्वांटम भौतिकी है। क्वांटम भौतिकी का हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव है, लेकिन इतना गहरा प्रभाव होने के बावजूद भी कई लोग इससे अनजान हैं, कई लोग इसे जानते ही नहीं है, तो कई लोग इसे ऐसा डरावना तथा समझ से परे विषय मानते हैं जिसे वे कभी समझ ही नहीं पाएंगे। लेकिन हम क्वांटम की दुनिया की जटिलताओं तक जाएंगे, हम क्वांटम की दुनिया की जटिलताओं तक जाएंगे और हम इसकी रहस्यमयी परतों को खोलकर अंदर छिपे सुंदरता तथा अजूबों को जानेंगे। क्वांटम की इस दुनिया में हम उन बुनियादी सिद्धांतों का पता करेंगे जो इस अजीब सी दुनिया को चलाते हैं। हम उन धारणाओं को सभी लोगों के लिए और भी अधिक सुलभ बनाने हेतु उपयुक्त ग्राफिक्स तथा उपभावों का प्रयोग करेंगे। क्वांटम के इस सफर में आगे चलने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें और एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करें जहां असंभव संभव हो जाता है, जहां रियलिटी के बारे में हमारी सोच हमेशा के लिए बदल जाती है। क्वांटम के इस इवोल्यूशनरी नेचर को जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि यह क्या बताने की कोशिश कर रहा है, अच्छा क्या करता है। तो क्वांटम ब्रह्मांड को उसके सबसे छोटे स्तर पर स्टडी करता है तथा यह इस बात से डील करता है कि मैटर तथा एनर्जी, आइटम और सब एटॉमिक पदार्थ किस प्रकार से बिहेव करते हैं। क्वांटम की दुनिया में जहां भौतिकी के नियम एक ऐसी दुनिया को गवर्न करते हैं जिसे हम अपने रोजाना देखते हैं, इसे देखते हुए अपने सारे काम छोड़ देते हैं और एक नए रोल प्ले में आ जाते हैं, वे रोल जो अक्सर सरप्राइजिंग होते हैं। क्वांटम 20वीं सदी की शुरुआत से ही हमारे रियलिटी को देखने के तरीके बदल रहे हैं तथा एक और मुख्य और अहम सिद्धांत सामने आया है, वेव पार्टिकल डुअलिटी। यह एक बहुत ही मजेदार सिद्धांत है तथा यह कहता है कि फोटोन तथा इलेक्ट्रॉन जैसे कण वेव तथा पार्टिकल जैसा बिहेव कर सकते हैं, लेकिन कई प्रयोगों से पता चला है कि डुअलिटी हमारी सोच पर सवाल उठाती है कि जिसमें हम हर चीज को या तो वेव मानते हैं या पार्टिकल मानते हैं। जरा एक बार आप उन लाइट की किरण के बारे में तो सोचिए जिन्हें हम वेव मानते हैं, जबकि क्वांटम भौतिकी कहती है कि यह किरण फोटोन के जैसा बिहेव कर सकती है। और वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन जिन्हें हम पार्टिकल मानते हैं, तो क्वांटम भौतिकी का मानना है कि यह डिफ्लेक्शन तथा इंटरफेरेंस जैसी वेव प्रॉपर्टीज को दिखा पाते हैं, जो कि हमारी रोज की कैटेगरीज के बीच की लकीरों को धुंधला कर देता है और हमें रियलिटी के बारे में हमारी समझ को एक और बार पुनर्विचार करने को कहता है। तो क्वांटम की दुनिया में एक और अहम सिद्धांत है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।
यह क्वांटम की दुनिया का बहुत ही अहम सिद्धांत है तथा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सिद्धांत कहता है कि हम किसी भी पार्टिकल की मूवमेंट तथा मोशन को पूरे के पूरे एक्यूरेसी से एक ही समय में नहीं जान सकते हैं और यह हमारी कोई मेजरमेंट की लिमिट नहीं है, बल्कि क्वांटम की दुनिया का एक अपना ही गुण है जो कि हमें बताता है कि क्वांटम की दुनिया में होने वाले रैंडमाइजेशन और अनिश्चितताओं को बताता है जो क्वांटम की दुनिया में होते हैं। आइए अब हम एक ऐसी को चुनौती देता है, रोजमर्रा के अनुभवों को चुनौती देता है तथा धन्यवाद। के लिए हमें क्वांटम कंप्यूटर की जरूरत है। 2019 में गूगल ने क्वांटम सुप्रीमेसी हासिल की, जहां उनके एल्गामो प्रोसेसर ने एक काम को सैकड़ों में पूरा किया, जो क्लासिकल कंप्यूटरों को पूरा करने में सैकड़ों वर्ष लगते। भारत में भी राष्ट्रीय क्वांटम मिशन 2023 में हुआ, जो इस युग में देश की भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है। जैसे क्वांटम कंप्यूटरों के द्वारा हम जल्द से जल्द गणनाएं बहुत तेजी से व आसानी से कर सकते हैं। पारंपरिक कंप्यूटरों की तुलना में क्वांटम कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं। यह वैज्ञानिकों के लिए एक आदर्श है। क्वांटम कंप्यूटरों को चलाने के लिए बहुत अत्यधिक ठंडे तापमान की आवश्यकता होती है, जिसमें अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता और इसमें मेरे छोटे भाई बहनों, आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं जिया तुपकर आज के इंटर कॉलेज बगासुजान। मैं आपको एनम क्वांटम के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। किसी भौतिक गुण की वह सबसे छोटी न्यूनतम मात्रा है जो किसी में शामिल हो सकती है। एनम क्वांटम का शुरुआत का मतलब एनम यानी कि अधिकतर प्रौद्योगिक में क्रांति है, जिसमें क्वांटम संचार और शामिल हैं, जो समस्याओं में हल करने, अधिक सुरक्षित संचार प्रदान करने में माप करने की क्षमता रखती हैं। इसका संभावना में बेहतर दबाव विकास, सामग्री विकास में प्राणी कुशल ऊर्जा संवहन और जलवायु से सुरक्षित शामिल है। हालांकि क्वांटम युग में बड़ी चुनौतियां भी हैं, जिसमें अधिकतर कुशल कार्यबल की आवश्यकता Good morning, all of you. My name is Devansh Negi. I am student of class 8 from Government Pratap Inter College, Mudiri, Borari. In the occasion of Science Block Level Science Seminar, I want to represent my topic Quantum Age Beginning, Potential and Challenge. समय हमेशा बदलता है। जैसे कि एक समय इंडस्ट्रियल एरा का था, जिसमें अनेक मशीनों का विकास हुआ, जिससे मनुष्य का काम बहुत ही आसान हुआ। तब आया डिजिटल एरा, जिसके हम खुद साक्षी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी डिजिटल इंडिया का नारा दिया है, पर अब समय आ चुका है इससे भी एक कदम आगे बढ़कर क्वांटम एरा को शुरू करने का, जिसमें हम पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन का प्रयोग करके क्वांटम कंप्यूटर में इस्तेमाल करेंगे, जो मुश्किल से मुश्किल
उसकी समस्याओं को कलम झपकते ही हल कर सकता है, जिसमें नई नई दवाइयों के विकास में वृद्धि आएगी। साथ ही क्लाइमेट चेंज जो एक विश्वव्यापी समस्या है, उसके सटीक मॉडल ला सकता है। साथ ही साइबर क्राइम जो कि आजकल एक आम बात हो चुकी है, क्वांटम कंप्यूटर्स के आने के बाद ना के बराबर हो जाएगी, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर्स बहुत ही सिक्योर कंप्यूटर्स होते हैं। साथ ही अगर किसी चीज के अगर हम इसकी चैलेंजेस की बात करें तो हर चीज के अच्छे कर्म होते हैं तो कुछ समस्याएं भी होती है, जैसे कि क्वांटम कंप्यूटर आज के समय सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर को तोड़ सकते हैं, जिससे प्राइवेट डाटा लीक हो सकता है। साथ ही यह गरीब एवं अमीर देशों के बीच की खाई को और गहरा कर सकती है, क्योंकि इसको चलाने के लिए ठंडे तापमान वाले सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है। धन्यवाद। सपाटी कर लिए सपाटी करते हैं जो क्वांटम में भी उसको जो प्रूफ करेंगे ये सपाटी बता सकते हैं आपकी प्रोटॉन के न्यूट्रॉन के उसमें काम हो रहा है। मैं उदाहरण देता हूँ कि सेना में आज आप देख रहे हैं, क्योंकि आज तो सब कुछ तो सोशल मीडिया से पता चल जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज अगर हमारा देश मजबूत हो रहा है, सेना के क्षेत्र में हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, तो तभी हम लोग जो है सुरक्षित हैं और आगे बढ़ रहे हैं। कि आज आपने देखा होगा कि साइंटिस्ट हमारे इसरो ने ऐसी उन्नति कर दी है। प्योर साइंस माने फिजिक्स का परमाणु और अणु परमाणु जो होते हैं उनमें ये जो क्वांटम थ्योरी है, हम तो मैं साइंस कम पढ़ा हुआ हूँ पर इतना ही जानते हैं, जैसे आप लोगों से सुना कि पदार्थ और ऊर्जा के व्यवहार की व्याख्या, पदार्थ और ऊर्जा के व्यवहार की व्याख्या। तो ये चीज मैंने कुछ रिकॉर्ड मुझे हुआ जब हमारे पढ़ते थे बच्चों में को लिटरेरी फिगर रहा हूँ पढ़ी थी, जिन्होंने बच्चों ने इतना सुंदर मेहनत की ये बना के लाई, लेकिन उसका रिलेवेंट उसका नॉलेज किस ढंग से आप अगर जजेस ने पूछ लिया, वो भी सामने है, चार्ट भी सामने है, क्वेश्चन का पूछा, आपकी जो फाइल बनती है ना विज्ञान की, आपका जो ये चार्ट बनता है मॉडल, तो उससे बाहर मत जाइए, आप केवल उसी पर देखिए कि इसी में से पूछना है। अब क्या हो जाता है कि आप हैरेस हो जाते हैं। यहाँ पर एक बच्ची वो हैरेस हो गई, उसको आता था, सब कुछ आता है, हो सकता है कि वो अगर रिटर्न टेस्ट में उसके बहुत अच्छे नंबर हो सकते हैं मेरी दृष्टि, लेकिन वो अपने को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाई। तो इन चीजों को आपको गांठ बांध देनी चाहिए। हमारे को मेरा तो अनुभव है, अब मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ कि जैसे आपके टीचर्स हैं अभी करंट उसमें है, मैं तो 6 साल पहले रिटायर हो गया, लेकिन फिर भी जो अपने अनुभव है उनको जरूर बच्चों से शेयर करता हूँ कि आप जब कोई कार्य को कर रहे होते हैं तो ये समझिए कि मैं वैज्ञानिक, तो ये चीज भाई भाषण शैली में आ गया, भाषण वगैरह देने इन चीजों से दूर हट करके। अब यहाँ पर कोई कर रहा था हमारे देवी जी की कभी है, कभी किस बात का हो, तो मैं तो चलते चलते
जैसे आप विज्ञान में आविष्कार कर देते हैं वैसे मैं चलते चलते जो एक घंटा बना लेता हूँ। तो अब चला मैं इधर, तो मुझे मालूम नहीं था कि टॉपिक क्या है। अगर मुझे इसका मालूम होगा कि ये जो टॉपिक है पोटेंशियल एंड चेंजेस, तो उसी पर कविता होती। पर चलो चंद पंक्तियां आप बोल हो गए, समोसा भी खा लिया ना आपने, मगन रहिए आप सदा सुंदरी करोगे, बच्चों से मेरी अपेक्षा है कि तुम बेटर करोगे, है ना। तो यह साहित्य नहीं, सिद्धांत नहीं, कल्पनाओं और पूरा ज्ञान नहीं। ये जो आज सेमिनार हुई, ये साहित्य नहीं, सिद्धांत नहीं, कल्पनाएं और पूरा ज्ञान नहीं, यह सत्य पर परखा हुआ अर्जित ज्ञान का विज्ञान है। अर्जित ज्ञान का विज्ञान है जो तुमने सीखा है। कल्पना से परिकल्पनाएं, परिकल्पनाओं से बनता सिद्धांत है। प्रयोगशालाओं में परख कर नित्य नूतन अनुसंधान है। बच्चों से बड़ा ना कोई शोध करता, चाइल्ड इज अ फादर ऑफ मैन, हमने बचपन में पढ़ा था। बच्चों से बड़ा ना कोई शोध करता, वैज्ञानिक संसार में अनुसंधान आविष्कार प्रयोगजन्य नूतन सोच का परिणाम है। नव वैज्ञानिकों के विचार सुनने, आप सब नव वैज्ञानिक है, नव वैज्ञानिकों के विचार सुनने पहुंचा कभी सभागार में और देखता हूं आज क्या क्या होता है इस ब्लॉक सेमिनार में। सब कुछ देख लिया। प्राचार्य जी स्वयं है विज्ञान शिक्षक, आदरणीय श्री आर.के. सन्नाली जी, जैसे मैंने पहले बताया, प्राचार्य जी स्वयं है विज्ञान शिक्षक, विज्ञान पर अति ध्यान है और वैज्ञानिक अनेक शिक्षक जिन्हें मूल्यांकन पर ध्यान है। भूल गए अपने चिड़ामुड़ी में लगे रहे कि कई बच्चे का कोई इधर उधर न हो जाए। बच्चों तुम्हें आइंस्टीन बस हो, जगदीश चंद्र बस, बच्चों तुम्हें आइंस्टीन बस हो, न्यूटन तुम्हें जेम्स वाट हो और एडिसन डार्विन खुराना तुम्हें स्टीफन हॉकिंस हो, तुम्हें रमन मेघनाथ साहब, तुम्हें रमन का नाम तो सुना ही होगा, रमन इफेक्ट पढ़ा होगा साइंस में। तुम्हें रमन मेघनाथ साहब, तुम्हें सभी आर्किमिडीज हो और नित्य नूतन अनुसंधान करता, तुम्हें वैज्ञानिक धरोहर ज्ञान हो, तुम नवाचारी अध्येता, तुम नवाचारी अध्येता तुम्ही हो, राष्ट्र का अभिमान हो और अनुसंधान ऐसा करो निरंतर जहां गुरुजनों का भी मान हो। ऐसा प्रयोग करना, ऐसी चीज बनाना गुरुजनों का भी नाम हो। यह विज्ञान सेमिनार अद्भुत, आज यह विज्ञान सेमिनार अद्भुत हर प्रखंड में गतिमान है। मिलते हैं फिर दिनांक 10 को यहीं पर जनपदीय सेमिनार है और अटल उत्कृष्ट आदर्श कॉलेज हमारा, ये सदैव अटल उत्कृष्ट आदर्श कॉलेज हमारा चंबा की यह शान है और सुमन जी के नाम पर यह यहाँ सभागार में सेमिनार है। शुभकामनाएं सतत तुम बच्चों, शुभकामनाएं सतत तुमको सदा सुंदर ही करोगे। पूर्ण आशा निशांत कवि को लाजिम तुम कभी ना बनोगे, वो भी इंजीनियर था, लाजिम तुम कभी ना बनोगे। एल्फ्रेड नोबेल बन गए तो, अगर एल्फ्रेड नोबेल बन गए तो नोबेल का भी ध्यान रखना और सुंदर सजीली धरती माता भी सदा ही ख्याल रखना। ये हमारी धरती माता का ख्याल रखना। कंटेनिंग द एटम फॉर द पीसफुल पर्पसेस, है ना। एटम ऐसा बनाना कि शांतिपूर्ण उपयोग हो। संख्या के जितने भी शब्द कहे जाए कभी कम है, आप तो क्या कहते हैं सागर को कल गागर में भर देते हैं। अब मैं चाहूंगा कि जो हमारे जजेस महोदय थोड़ा सा नीचे जाके myself Arushi from class 8th of Swami Vivekananda Academy, and today I am here to discuss and talk about the most interesting topic of science seminar of 2025, that is the quantum age begins potentials and challenges. So let's talk about what is quantum. Quantum refers to the smallest possible unit of something, often energy or matter, in the strange world of quantum. For example, a photon in the quantum of light is the tiniest possible piece of light. The energy in the quantum devices can neither be smooth nor be continuous, but it is delivered by the tiny chunks not known as quantum. There are many potentials and many challenges of the quantum age.
First, let's talk about the potentials and the challenges of the quantum age. The potentials of the quantum age includes quantum computing. That quantum computing can solve the complex problem very easily rather than the classical computers. It can also help in the drug discovery and many others. It also has potential in processing the data and the simulation, etc. The next potential of the quantum age is the quantum communication. Quantum communication enables secure communication by using the QKD or quantum key distribution. It also has a resistance in eavesdropping. The third potential of the quantum age is the quantum sensation. There is a middle age when the agriculture farming was stabilized, and after that there is a digital age in which the smartphones, computers, internet, AI, etc. are invented, and now there is the time period of the quantum age, and the quantum age is developing day by day with more efficient. Then profoundly shock you, you haven't understood it yet. A very kind and a marvelous good afternoon to all of you. I am Saloni from class 9 and I am here to present a presentation on the topic quantum experience, its potential and challenges. So I welcome you all to the amazing world of quantum technology. First of all, the question arises, what is quantum technology? Quantum technology is a new way of using tiny particles to do big things. Imagine a super powerful computer that can solve problems way more faster than the regular computers. That's basically what quantum technology is. It is super fast computer that can solve problems very fastly and make new discoveries. It uses small bits called qubits to process information in a unique way. Now let's see the potentials or benefits of quantum technology. So the first one is quantum computing. Imagine a regular computer as a person who can solve problems, but only a computer needs thousands of years to process information and figure out the problem. So it can be used to design new medicines and design new material for the batteries and make our artificial intelligence much smarter. The next one is quantum communication. It is like a magical lockbox. If even someone touches it, it immediately breaks and alerts you. So this helps governments, organizations, and many other organizations to send us information with complex confidence that it can't be stolen by hackers. So the third one is quantum sensing. Imagine trying to find a tiny pin in a huge haystack. A normal person would take so much time to find the pin, but a quantum computer can find exactly where the pin is without even touching it. So it is made up of such a tool that it can find the pin in just 2 or 3 seconds. Doctors could find these to find diseases in human body earlier and with more detail than ever before. There are many more benefits of quantum technology, but now let's see the challenges. The main challenge is that it's very difficult to build, and even if you build it, it's very costly that only government and high-tech companies will be able to work on them. So and even we don't know how to use it for our daily tasks. So now let's see the challenges one by one. So the first one is technical challenges. Quantum sensors are made up of small bits called qubits, which are tiny particles like an atom. These sensors are incredibly sensitive to their surroundings that even a tiny change in temperature or a little vibration can cause a huge mistake. So the next one is cyber security challenges. Future hackers could break today's secrets, as if we build very powerful quantum computer, they will be able to break today's encryption we made today to protect our online information. So this threatens the security of governments, banks, and our personal information. The next one is social and economic challenges. So to build a quantum computer, the machine we need are very costly, that only governments and high-tech companies will be able to work on them. So they are not expert enough, and to build a quantum computer, we need a set of skills which include computer science, physics, engineering, and there are not enough people with this specialized knowledge to meet the demand. In conclusion, quantum computer is not a replacement for everything we use today, but a powerful new tool
for specific difficult jobs. It is still in its early stages and research is moving fast. As the scientists will overcome the challenges, it is poised to transform the industries and reshape our new world. At last, let's take a look to the chart we have made to visualize the key points. So here it is unlock the future, so the transformative capabilities of quantum computing. So the first one is quantum simulation, quantum cloud computing, quantum inspired optimizations, commercialization, cybersecurity, quantum safe networking, resilient quantum computation, data mobility and big data analytics, quantum AI, quantum sustainability, robotics, intelligent transportation. And these were the transformative capabilities of quantum computing. That's all I want to say. Thank you for your kind attention. क्या क्वांटम कंप्यूटर से टाइम ट्रैवल किया जा सकता है आने वाले समय? And पॉसिबल है no, sir, time travel is not possible. क्यों नहीं? आदरणीय अतिथिगण, शिक्षकगण और मेरे सहपाठी भाई बहनों, आपको मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर क्वांटम युग के बारे में बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो चलिए चलते हैं क्वांटम युग की ओर। सबसे पहले जान लेते हैं क्वांटम युग प्रौद्योगिकी क्षमता, उपयोग या संभावनाएं। अत्यंत तेज कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर। जहां पारंपरिक कंप्यूटर बिट्स पर काम करते हैं, वहीं क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स का उपयोग करते हैं। इसलिए ये कंप्यूटर बहुत तेजी से व सटीक गणनाएं कर सकते हैं, जैसे दवा विकास, मौसम पूर्वानुमान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता में उपयोग। इसके बाद आता है क्वांटम इंटरनेट और सुरक्षित संचार। क्वांटम एंटेंगलमेंट की मदद से हम सूचनाओं को एक छोर से दूसरे छोर तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। इससे अत्यधिक हैक प्रूफ व सुरक्षित संचार संभव होगा, जैसे सैन्य और गुप्त सूचनाओं का सुरक्षित प्रसारण। इसके बाद आता है चिकित्सा अनुसंधान में क्रांति। क्वांटम सिमुलेशन का उपयोग शरीर में कोशिकाओं, प्रोटीन तथा डीएनए के अधिक से अधिक सटीक मॉडल बनाने के लिए किया जा सकता है। इससे नई दवाओं का परीक्षण तेज और सटीक हो जाएगा। अंतरिक्ष अन्वेषण में तीव्र प्रगति। क्वांटम सिस्टम अंतरिक्ष नेविगेशन, डेटा स्थानांतरण और ग्रहों पर प्रतिकूल परिस्थितियों को समझने में मदद मिलेगी, जैसे चंद्रमा और मंगल पर मानव उपनिवेशीकरण अवधारणाएं घनिष्ठ हो जाएंगी। आर्थिक निवेशों और नीतियों में सटीक पूर्वानुमान। जो क्वांटम कंप्यूटर है वो अनिश्चितता की स्थिति में भी वित्तीय बाजारों का सटीक विश्लेषण कर सकते हैं। इससे जोखिम निवेश कम हो जाएंगे और शेयर बाजारों में सटीक भविष्यवाणियां संभव हो जाएंगी। एआई में जबरदस्त वृद्धि। जो एआई है उसमें वो सीखने की क्षमता को क्वांटम कंप्यूटर 2 गुना कर देंगे। जो रोबोट और अनुवाद प्रणालियां हैं वो अधिक स्मार्ट और अधिक प्रतिक्रियाशील बन जाएंगे, जैसे बहुभाषी रोबोट, शिक्षक, स्मार्ट स्वास्थ्य सहायक आदि। अब बात आती है नई ऊर्जा खोज और सतत विकास। जो क्वांटम सिस्टम
सिस्टम है इसका उपयोग एक नई प्रकार की स्वच्छ ऊर्जा बनाने के लिए किया जा सकता है, जैसे ऊर्जा और उन्नत भंडारण प्रणालियां, शून्य विद्युत संचरण आदि। गेमिंग और वर्चुअल रियलिटी में एक नया आया जो क्वांटम प्रोसेसर है, वो गेम्स को अधिक यथार्थवादी और अधिक प्रतिक्रियाशील बना देंगे, जैसे मस्तिष्क की गतिविधियों पर आधारित गेमिंग नियंत्रण। अब बात आती है क्वांटम युग में चुनौतियां, टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे पारंपरिक कंप्यूटर होते हैं वो क्वांटम कंप्यूटर से बिल्कुल अलग तरीके से काम करते हैं, और जो क्वांटम कंप्यूटर है उनके क्यूबिट बहुत ही नाजुक होते हैं, इसलिए उनका नियंत्रण और स्थायित्व सरल नहीं होता है। इसके बाद बात आती है साइबर सुरक्षा जोखिम। जो क्वांटम कंप्यूटर होंगे वे आज के सभी सुरक्षा कोडों को आसानी से तोड़ सकते हैं, इससे बैंकिंग सुरक्षा, व्यक्तिगत गोपनीयता आदि चीजों को खतरा हो सकता है। इसके बाद बात आती है नैतिक और कानूनी मुद्दे। क्वांटम प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग में बड़े पैमाने पर डेटा चोरी, निर्णयों में मानवता की कमी या युद्ध में क्वांटम कंप्यूटरों का उपयोग हो सकता है, इसीलिए इसके लिए उचित कानून और उचित नियमन की आवश्यकता है। उच्च लागत और सीमित पहुंच। जो ये क्वांटम कंप्यूटर है इनका निर्माण और संचालन बहुत ही महंगा है, इसीलिए केवल कुछ उन्नत देश ही इसका लाभ उठा सकते हैं, जबकि अन्य देश पीछे रह जाएंगे। डिजिटल शिक्षा और मानव संसाधनों की कमी, अर्थात कुशल कार्यबल की कमी। जो क्वांटम कोडिंग के क्षेत्र और क्वांटम भौतिकी के क्षेत्र हैं, वो आज भी अधिकांश लोगों के लिए रहस्यमयी बने हुए हैं, क्योंकि इसके लिए विशिष्ट शिक्षा और विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है, जो कि अभी बहुत कम जगहों पर उपलब्ध है। डिजिटल विभाजन बढ़ने का खतरा। जो क्वांटम प्रौद्योगिकी है वो विकसित और विकासशील देशों के बीच प्रौद्योगिकी अंतर को और अधिक बढ़ा देगी और समाज में असमानता पैदा कर देगी। इसके बाद बात आती है एआई और क्वांटम कंप्यूटर। अगर एआई और क्वांटम कंप्यूटर एक साथ आ जाते हैं तो कुछ ऐसी प्रणालियां बन सकती हैं जो मानव नियंत्रण से परे हैं। इससे निर्णय लेने की जो पारदर्शिता है और नैतिकता है उसको गंभीर खतरा हो सकता है। वाणिज्य मापनीयता संबंधी मुद्दे। वर्तमान समय में जो क्वांटम कंप्यूटर का व्यावसायिक उपयोग है वह बहुत ही सीमित और प्रायोगिक है, तो इसके व्यावसायिक उपयोग को असीमित यानी हम इसको अनलिमिटेड करना चाहें तो इसका जो उपयोग है उसको असीमित और आसान करने के लिए अभी काफी समय लग सकता है। अभी क्वांटम है क्या? क्वांटम का अर्थ किसी भौतिक राशि की सबसे छोटी अविभाज्य मात्रा या इकाई से है, अर्थात इससे छोटा और कुछ नहीं है। सन 1900 में ब्लैक बॉडी विकिरण के अध्ययन से मैक्स प्लैंक ने ऊर्जा के क्वांटीकरण की अवधारणा को पेश किया था। इसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन और नील्स बोर ने इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो क्वांटम प्रौद्योगिकी है वो मुख्यतः क्वांटम मैकेनिक्स पर आधारित है। यह भौतिकी और इंजीनियरिंग का एक उभरता हुआ क्षेत्र है। अब बात आती है निष्कर्ष पे। तो दोस्तों साथियों, जो भविष्य है उसका फैसला कोई नहीं कर सकता, लेकिन हाँ इसे बनाया जा सकता है, क्योंकि क्वांटम युग नवाचार की एक दिशा है जहाँ अनिश्चितता के अंधेरे में भी ज्ञान का प्रकाश खोजा जा सकता है। साथियों, कहा जा सकता है कि क्वांटम युग वैज्ञानिक एक नई वैज्ञानिक क्रांति है। अगर हम इसकी चुनौतियों का समाधान सहयोग व नैतिकता के साथ करें तो ये मानवता के लिए स्वर्णिम भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा। भारत ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। सरकार ने भी नेशनल क्वांटम मिशन शुरू किया है। माइक को पास रखो के पास
प्रकाश है उसमें भी कहीं होता है फोटोन, फोटोन जो है प्रकाश जैसे लाइट जो आ रही है Morning all of you. My name is Kushi Manwal. I study in class 9. My school name is CIC नाजिर पटल. तो आज मैं आपको क्वांटम के बारे में कुछ बताना चाहूंगी. तो पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि क्वांटम क्या है. क्वांटम किसी भौतिक गुण की एक सबसे छोटी इकाई या मात्रा होती है जिसे क्वांटम कहा गया. अब मैं बताऊंगी कि जो क्वांटम युग है या क्वांटम युग का प्रारंभ कैसे हुआ या फिर जो क्वांटम है उसमें जिन जिन वैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया मैं आपको वो बताऊंगी. तो पहले थे हमारे मैक्स प्लैंक. क्वांटम युग का प्रारंभ मैक्स प्लैंक से शुरू होता है. सन 1900 में मैक्स प्लैंक ने कृष्ण पिंड विकिरण अध्ययन के दौरान क्वांटम की अवधारणा प्रस्तुत की जिसमें कि उन्होंने यह कहा कि जो ऊर्जा होती है वह सतत यानी क्वांटिनियस नहीं होती बल्कि वह एक छोटे छोटे पैकेटों बंडलों या फिर क्वांटा के रूप में गति करती है. इससे जो ये विचार थे उस समय के लिए बहुत आधुनिक एवं क्रांतिकारी थे. इसके बाद आते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन सन 1905 में. उसके बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन 1905 में जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश प्रभाव का सिद्धांत प्रस्तुत किया तो इससे जो मैक्स प्लैंक थे उनकी जो सिद्धांत था उसको एक नई शक्ति मिली. जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने जब अपना प्रकाश प्रभाव का सिद्धांत प्रस्तुत किया तो उससे पहले जो शास्त्रीय भौतिकी थी उसमें जो ऊर्जा थी उसको कहा गया था कि ऊर्जा एक तरंग के रूप में संचरित होती है. जबकि जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपना सिद्धांत या फिर जब क्वांटम का सिद्धांत प्रस्तुत हुआ तो उसमें यह देखा गया कि जो ऊर्जा होती है वह किसी किसी घटना में तो सामान्य व्यवहार करती है यानी कि तरंग की भांति व्यवहार करती है लेकिन किसी किसी घटना में वह कण की भांति व्यवहार करती है. और जब प्रकाश की आवृत्ति न्यू होती है तो एक फोटॉन की जो ऊर्जा होती है वो E बराबर h न्यू होती है. जैसे कि ये है जब ऊर्जा न्यू नोट पे रहती है तो वो एकदम सामान्य व्यवहार करती है लेकिन जब न्यू नोट से ऊपर हो जाती है या फिर न्यू नोट से ज्यादा हो जाती है 3 या फिर 4 हो जाती है तो वह प्रकाश प्रभाव को दर्शाती है. आप देख सकते हैं इसमें एक है वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी और दूसरा है लाइट एज अ पार्टिकल. इसमें देख सकते हैं आप कि जब एक दोहरी सतह पर एक प्रकाश को डाला जाता है तो वो तरंग की भांति व्यवहार करता है. उसकी दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जब कि किसी ऊर्जा को किसी मेटल की सतह पर या फिर मेटल पर डाला जाता है तो जो उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक फोटॉन यानी कि क्वांटा के रूप में बाहर आते हैं कण की भांति. तो हमने इसमें याद देखा कि जब इसमें प्रकाश प्रभाव का हमने देखा है. इसके बाद आते हैं नील्स बोहर. अगली बार क्वांटम के युग का नींव विकसित करने में अगला महत्वपूर्ण मील का पत्थर 1913 में नील्स बोहर ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने यह कहा कि जो परमाणु जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो परमाणु के नाभिक के चारों तरफ विद्यमान होते हैं लेकिन सिर्फ उन्हीं जगह में होते हैं जो कि विशिष्ट ऊर्जा या फिर विशिष्ट कोशों में होते हैं. जब उनमें ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित होती है तब वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकते हैं. इसके बाद आते हैं मैथमेटिक्स में डी ब्रॉगली. सन 1913 में जब डी ब्रॉगली ने अपना तरल कण द्वैत का सिद्धांत प्रस्तुत किया तो उसमें उन्होंने यह कहा कि जब कोई कण या फिर द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स किसी गतिमान अवस्था में होते हैं तब वह एक तरंग का निर्माण करते हैं जिस तरंग का नाम द्रव्य तरंग या फिर डी ब्रॉगली तरंग के नाम से जाना गया. तो इन्होंने इसमें एक समीकरण दिया जो था लैम्डा बराबर h/p जिसमें h प्रांत नियतांक है और p जो है वो संवेग को कण का संवेग दर्शाता है.
वे जिसका हम अगर हम किसी क्वांटम की या फिर किसी कण की हम स्थिति और संवेग जानना चाहते हैं तो हम किसी दोनों में से किसी एक की ही स्थिति को जान सकते हैं या फिर किसी एक ही चीज को ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम किसी का संवेग ज्ञात करते हैं तो उसकी जो स्थिति होती है वो हमें क्लियर तरीके से ज्ञात नहीं होती, लेकिन अगर हम जब उसकी स्थिति ज्ञात करते तो हमें उसका संवेग अच्छे से मतलब ज्ञात नहीं होता है। इसमें इन्होंने कहा डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू x अपॉन 2r, जिसमें डेल्टा x स्थिति की निश्चितता थी और जिसमें डेल्टा p संवेग की अनिश्चितता थी। इसके बाद आता है कि यूजेस ऑफ क्वांटम मैकेनिकल, जिसमें कि हमारे दैनिक जीवन में या जो क्वांटम है उसका क्या उपयोग है। तो लेजर और इलेक्ट्रॉन क्वांटम यांत्रिकी से ट्रांसमीटर और डायोड जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलो हो गया बेटा। सर फर्स्ट में रहते हैं 2, सेकंड में रहते हैं 8 और थर्ड में रहते हैं 18। ये आया प्रोटॉन सा आया, अणु से टकराए, उसके बाद इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय होगी, इसका नाम क्या बोलते हैं? इसमें जैसे न्यू बताया ना हमने, न्यू ये क्या है? सर इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। इसकी क्या यूनिट होगी? आवृत्ति की मात्रा, आवृत्ति का मात्रा, ऊर्जा को विशेषता कोई भी हो सकता है। जनरली हमारे पास जो टॉपिक है ये 11th के 12th में है, जनरली 11th में भी नहीं है, 12th में टॉपिक है हमारे पास। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं बेटा, जो क्वांटम थ्योरी हमारे पास आती है। अगर आपको मैं शुरू रूप से कहूँ तो ये फिजिक्स की सारी डेफिनेशन को चेंज करने वाला एक जो है अपवाद जिसको हम लोग कहते हैं, इस प्रकार की कंडीशन एक पैदा करता है, क्योंकि ये प्रकाश के ड्यू नेचर के बारे में बात करता है कि प्रकाश जो है कभी ये पदार्थ की तरह व्यवहार करता है और कभी ये तरंग की तरह व्यवहार करता है ना। तो ये ड्यू नेचर ऑफ लाइट कहते हैं, यानी दोहरा चरित्र जैसे बोलते हैं ना कि आप उनका घर का चरित्र पूछ रहा है, बाहर का चरित्र, तो ड्यू नेचर जैसे। तो ये लाइट का ड्यू नेचर है बेटा, तो दोहरी प्रकार की प्रकृति करता है, कभी ये कण की तरह व्यवहार करता है और कभी ये तरंग की भांति व्यवहार करता है। मैं आपको इसकी एक स्थिति बताऊं कि जब ये यंग ने प्रयोग करा था, डबल स्लिट का बड़ा फेमस प्रयोग है उसका, तो डबल स्लिट का जब उसने ये प्रयोग करा था तो उस डबल स्लिट के प्रयोग में उसने दो झिल्ली का सिद्धांत है बड़ा फेमस। तो उसमें जब उसमें लाइट को इफेक्ट्स डाला गया तो उसने देखा कि इस लाइट इफेक्ट्स में जो सामने जो पैटर्न्स बनते हैं वो कभी जो है पार्टिकल के हिसाब से बनते हैं सामने, जैसे दो धब्बे, अगर पार्टिकल हम किसी चीज में डालेंगे तो दो धब्बे टाइप के बनेंगे, स्पॉट टाइप के। लेकिन फिर उसने देखा कि जब हम स्लिटों को चेंज करते हैं, उसके डिस्टेंस को चेंज करते हैं, तो सामने जो पैटर्न बनता है वो ऐसा पैटर्न बनता है जैसे कि वेव का, तरंगों का पैटर्न। तो ये जितने भी साइंटिस्ट उस समय हुआ करते थे, जब ये यंग ने ये सिद्धांत दिया, उसके बाद आइंस्टीन जैसे साइंटिस्टों को भी दिमाग से करा ली कि ये दोहरा नेचर कैसे हो सकता है। और एक आश्चर्य की बात इसमें और बताऊं कि जब इस चीज को देखा गया, यानी इस कण के व्यवहार को देखा गया और ये देखा गया कि उस व्यक्ति को ऑब्जर्व करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट साइड से लगाया गया, जब बाद में साइंटिस्ट बड़े कंफ्यूज हो गए इसमें कि ये कभी मैटर की तरह व्यवहार करता है, कभी ये वेव की तरह व्यवहार कर रहा है, तो एक इंस्ट्रूमेंट साइड से लगाया गया और ये समझ लो उसकी प्रकृति को देखने के लिए क्या कर रहा है। तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये उस समय मैटर की तरह व्यवहार करने लगा, कि जैसे कण जाते हैं और कण किसी व्यवहार से करवाते हैं, कण की भांति व्यवहार करने लगा। और जब उस ऑपरेशन को हटाया गया तो उसके बाद ये वेव की तरह व्यवहार करने लगा। तो ये लोगों को समझ नहीं आया कि जादू टाइप का क्या होता है, कि कभी ये मैटर की तरह व्यवहार कर रहा है, जब इसको देखने वाला था। एक तरह से सिंपल भाषा में कहें, आपके स्टैंडर्ड हिसाब से बताऊं तो सिंपल भाषा में हम लोग कहें कि जैसे हम लोग बेटा मैं बोल रहा हूँ ना, आप लोग मुझे देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, मेरा बोलना है किसी व्यक्ति का बोलना, तो आदमी का व्यवहार चेंज होता है, उसका बोलने का तरीका चेंज हो जाता है, मन से सामने आता है, तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि लोग मुझे क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। और अगर एक खाली क्लास होती और मैं खाली क्लास में बोल रहा होता तो मेरा बोलने का तरीका कुछ और होता, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कोई ऑब्जर्व करने वाला नहीं। तो सेम ये नेचर इसका है, जब इसको ऑब्जर्व किया गया तो ये दूसरी तरह व्यवहार करे और
जब इसको नहीं देखा गया तो दूसरी तरह से व्यवहार करेगा। तो उसने सारे फिजिक्स के लॉ को बेटा उल्टा सीधा कर दिया, तो लोगों के जो दिमाग में बिगड़ा था तो वो सारा उल्टा सीधा। दूसरे मैंने इसकी कंडीशन बताई कि ये इस प्रकार से व्यवहार करना पड़ा कि जैसे इस सिक्के को ऊपर हेड करते हैं ना, तो सिक्के में हेड करने वाले के हेड आएगा टेल आएगा, लेकिन इसकी अनिश्चितता वाली स्थिति ऐसी है कि सिक्के को ऐसा घुमा देना तो मूव करता रहेगा, ये पता नहीं कि हेड आ गया टेल आएगा, ऐसी कंडीशन इसकी होगी। तो ये वह नेचर आज तक भी है, दोनों तरह का व्यवहार करता है। और इन्हीं चीजों के बारे में हम लोग इस क्वांटम थ्योरी के बारे में, क्वांटम थ्योरी में जनरली क्या था बेटा कि जो सूर्य का प्रकाश आता है छोटे छोटे पैकेटों के रूप में हमारे पास आता है, फोटॉन सिस्टम हम लोग बोलते हैं। और जनरली हमने ये पढ़ा कि देखो किसी धातु पे या किसी मेटल में पड़ता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन को इमिटेट कर देता है। तो ये हमारे पिछले वाले जनरेशन में व्यवहार करता है। लेकिन एक चीज इसमें और स्पेशल निकल के क्या है, जो भी मैंने डिस्कस करा था यहाँ पे, कि ये इस प्रकार का व्यवहार होता है कि जैसे एक मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है और उसका सेम सिम्टम्स का मॉलिक्यूल्स आपको दिल्ली में गए, तो जो बिहेवियर ये करेगा तो दिल्ली वाला भी ऐसा बिहेवियर करने लगेगा। मैंने आपको बताया था जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं ना, जुड़वा बच्चों में कभी कभी क्या होता है कि एक को बुखार है तो दूसरे को भी बुखार आता है, जनरली बहुत सारे बच्चों में ऐसे सिम्टम्स देखे जाते हैं। इस प्रकार का ये व्यवहार आता है। और उसमें बच्चा ये डिपेंड नहीं करता कि बच्चा ये दिल्ली में है या बॉम्बे में, उसके पास सिम्टम्स आएंगे तो उसके पास भी सिम्टम्स आएंगे। ऐसे ही इसके जो पार्टिकल्स होते हैं इस प्रकार का ही व्यवहार करना शुरू करते हैं। अगर आप बॉम्बे में प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पर भी वही प्रयोग कर वही व्यवहार दिखाएगा, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ तो वही व्यवहार दिखाएगा। तो कुल मिला के ये ड्यूल नेचर की प्रकृति थी क्वांटम में। और जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ये हम इससे बहुत ज्यादा विस्तृत जाएंगे तो हमारी ये पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी होगी। तो जनरली हमारे पास घरों में भी हम इस चीज को यूज कर रहे हैं। जनरली आप जब रिमोट में देखते होंगे, हम रिमोट से जो चैनल सेट करते हैं उसका पहले जो रेजर्स निकलती हैं वो सब इन्हीं सिद्धांतों पे काम कर रही हैं। हमारे मोबाइल से चल रहे हैं इनमें इन्हीं सिद्धांतों पे बहुत सारी चीजें काम कर रही हैं। तो इसका बहुत ज्यादा विस्तृत क्षेत्र है और अभी तो हम इसके प्राइमरी स्टेज में ही है। आप समझ लीजिए हम इसकी प्राइमरी स्टेज में है इस क्वांटम सिद्धांत। तो ये 7 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है 2025 को ये क्वांटम उसके क्वांटम ईयर मनाने के लिए था, इसलिए इसका टॉपिक जो है ये क्वांटम ईयर रखा गया है। तो इसके आधार पर ये जो हमारा गोष्ठी थी इसे इसका टॉपिक ये रहा। तो इसलिए मैं आप लोग सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जितने भी हमारे टीचर्स लोग हैं या जितने भी हमारे यूनिवर्स के बच्चे हैं, जिन लोगों ने भी इनकी तैयारियां कराई हैं वो सब काबिल के काबिल हैं। और जो लोग बेटा फर्स्ट सेकंड तो किसी एक को ही आना है, तो जो लोग रह जाएंगे आप आगे प्रयास कीजिए, निश्चित तौर पर कभी कभी आपके पाँव जरूर। अच्छा, कि जो मतलब उम्मीद से परे था, आपने बहुत अच्छा बोला। आपकी जो फ्लुएंसी थी कई बच्चों की बहुत अच्छी है, कुछ बच्चे थोड़ा यहाँ पर मतलब हेजिटेट हो गए थे। तो ये एक स्टेज फेयर भी बोल सकते हैं इसको, या फिर ये इस तरीके की कंडीशन ह्यूमन नेचर में भी होती है हमारी सारी। तो ये होता है, ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। कुछ बच्चों में बहुत मतलब तैयारी उनकी अच्छी थी, लेकिन वो प्रेजेंट करने में यहाँ पे थोड़ा सा मतलब बधाई के पात्र हैं काजल। आज की बातचीत वाले बारे आपने अपनी प्रतिभा दिखाई। मैं पूजा बैलवाल, राजकीय इंटर कॉलेज नागरी, पूजा बैलवाल और उनकी मैम और साथ भावना मैम भी, और साथ में मीनाक्षी सिनेश्वर मैम। एक्चुअली उनका पैर थोड़ा सा चोट पड़ा। अब मैं जो आज के जो कार्यक्रम में अमूल्य भूमिका निभाई तीनों निर्णायक महोदय से निवेदन करूंगा आप भी मंच पे आए। और प्रथम पुरस्कार सलोनी राजकीय अटल उत्कृष्ट विद्यालय सुमन इंटर कॉलेज चंबा सलोनी। बधाई के साथ आपका प्रेजेंटेशन, आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं। हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई।
मतलब अच्छी तरह से जितने भी हमारे जो गाइड टीचर्स हैं और जो हमारे जजेस हैं, जो हमारे जितने भी हमारे इस जो हमारा मतलब ये समझिए कि जो विज्ञान गोष्ठी वाला जो हमारा कार्यक्रम था और पूरे दिन भर जिसमें हमारे बच्चे भी जूझते रहे, हमारे टीचर्स भी जूझते रहे, उन सभी टीचर्स का तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और कहीं आप मन में किसी भी कॉर्नर में आप ये भावना आपके ना आए कि हम यहाँ पर जो निर्णय हुआ है ये नहीं हुआ है अच्छा, क्योंकि भाई ऐसा कि हमारे देखने में और सभी के देखने में मुझे लगता है कि क्योंकि बहुत गहराई से मूल्यांकन भी करी रहे थे, तो निश्चित तौर पर कोई भी बच्चा निराश ना हो और आगे के लिए जैसे मैंने आप बताया कि आपको मैंने शुरू में भी बताया था कि कई बार आपके अंदर बहुत टैलेंट होती है और आप थोड़ी सी निराशा से आप वो ऊपर वाला है न जाने आपके लिए एक क्या मैसेज देना चाह रहा होगा कि अभी आप भले 4th प्लेस में या लास्ट प्लेस में आप हैं या टॉपर्स में आप नहीं आए, लेकिन हो सकता है आपके लिए कोई दूसरी जगह हो, दूसरा, ताकि आप